हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईबी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम 12 दिसंबर 2017 को आयोजित एमपी पटवारी का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द खाली स्थान कहलाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला व्याकरण, दूसरा वाक्य, तीसरा शब्द, चौथा पद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, पद। व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाती हैं। शब्द जो होते हैं जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब इनके रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है और इस परिवर्तन के साथ ही वे स्वतंत्र न रह के परतंत्र हो जाते हैं, तब इन्हें हम शब्द न कह के पद कहते हैं। मतलब अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो यह कह सकते हैं कि जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है वाक्य। वाक्य क्या होता है? तो मनुष्य के विचारों को पूर्णतः से प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा, शब्द क्या होता है? तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक समुदाय को शब्द कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे उत्पन्न, दूसरा उससे विपरीत, तीसरा उससे सुनना, चौथा उससे कहना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, उससे उत्पन्न। देखिए, तद्भव बना होता है तद प्लस भाव से मिलकर बना हुआ होता है। तद का मतलब होता है उससे अर्थात संस्कृत से, और भाव का मतलब होता है उत्पन्न अर्थात उससे उत्पन्न अर्थात संस्कृत से उत्पन्न। तद्भव किसे कहते हैं? तो संस्कृत के हिंदी रूप को ही तद्भव शब्द कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द हैं। पहला देशज, दूसरा संकर, तीसरा संकर या फिर चौथा विदेशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, संकर। देखिए, संकर क्या होता है? तो दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्द को संकर शब्द कहते हैं। ये क्या होते हैं? दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, इसमें जो रेल है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो ये क्या है? एक संकर शब्द है। ऑप्शन पहला, देशज शब्द क्या होता है? तो ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिड़की, जूता, कटोरा, पगड़ी, झाड़ू, गड़बड़ी। और ऑप्शन नंबर चौथा, विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो हिंदी भाषा में अन्य विदेशी भाषाओं के जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे डॉक्टर, टिकट, आदमी, बीमार, अलमारी, स्कूल। चलिए अगला प्रश्न है, निपुण का अर्थ छांटिए। पहला कुशल, दूसरा सकुशल, तीसरा अकुशल, चौथा सक्षम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, कुशल। निपुण का अर्थ होता है कुशल और कुशल के पर्यायवाची शब्द होते हैं होशियार, चतुर, प्रवीण, दक्ष। चलिए अगला प्रश्न है, आना जाना इनमें से निम्न का उदाहरण है। पहला विपरीतार्थक युग्म, दूसरा पर्याय युग्म, तीसरा सार्थक निरर्थक युग्म, चौथा अनेकार्थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, विपरीतार्थक युग्म। आना जाना जो है विपरीतार्थक युग्म है। विपरीतार्थक युग्म अर्थात कि विलोमार्थक शब्द। विलोमार्थक शब्द मतलब कि आना का उल्टा होता है जाना, तो ये क्या हो गया? विपरीतार्थक युग्म हुआ। और सार्थक निरर्थक युग्म क्या होता है? तो वे शब्द जिनमें से एक का अर्थ हमें पता होता है और दूसरे का अर्थ हमें नहीं पता होता, फिर भी हम उन्हें साथ साथ कहते हैं। जैसे कि पानी वानी, चाय वाय, रोना धोना, खेल वेल, रोटी बोटी। अच्छा, ऑप्शन नंबर चौथा, अनेकार्थी शब्द क्या होता है? तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? पहला सरवरी, दूसरा भूतेश, तीसरा भूप, चौथा आर्यपुत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, भूप। राजा का पर्यायवाची शब्द होता है भूप, नरेश, भूपति, शासक, सम्राट, अधिपति, नृग, राजेश्वर, राजेंद्र। और ऑप्शन नंबर पहला, सरवरी का पर्यायवाची होता है रात, निशा, छपा, रात्रि, विभावरी, रजनी, तमा, निशीधिनी, तमेस्वनी। भूतेश का पर्यायवाची होता है शिव, शंभु, भोला, पशुपति, नीलकंठ, त्रिनेत्र, पंचानन, महादेव, शंकर, पिनाकी। आर्यपुत्र का पर्यायवाची होता है वल्लभ, पति, सुहाग, स्वामी, नाथ, भर्ता, सौहर, साजन, बालम। चलिए अगला प्रश्न है, विष्णु का उपासक के लिए शब्द निम्न में से कौन सा है? विष्णुपासक, विष्णु, वैष्णव या फिर उपासक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, वैष्णव। विष्णु का उपासक के लिए एक शब्द जो है वैष्णव है। विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव कहते हैं और शिव की उपासना करने वाले को शाक्त कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, अन्वय का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? अनु प्लस आया, अनु प्लस आए, अनु प्लस अय,
अन प्लस वय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा अनु प्लस ए। अनु प्लस ए बराबर अन्वय। इसमें कौन सा स्वर संधि है? तो यड़ स्वर संधि है। ठीक है, यड़ स्वर संधि। चलिए अगला प्रश्न है, विस्तृत का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? विस्तार, निस्तार, संक्षिप्त या फिर संक्षिप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा संक्षिप्त। विस्तृत का विलोम होता है संक्षिप्त। चलिए अगला प्रश्न है, नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? निकम्मा, नीरस, तीसरा नीरा, चौथा नीरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला निकम्मा। जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, और निकम्मा में जो है नि उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, शतांश शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? समास बताना है। पहला कर्मधारय समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा बहुव्रीहि समास, चौथा द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा द्विगु समास। शतांश में जो है द्विगु समास है और इसका समास विग्रह होगा सत अंश अर्थात संवा अंश। द्विगु समास क्या होता है? तो जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो तथा समस्त पद किसी समूह या फिर किसी समाहार का बोध कराता हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। और ऑप्शन नंबर पहला कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? तो जिस समासिक पद का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो या फिर पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे कि नीलगाय, नीलगाय। और ऑप्शन नंबर दूसरा तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो और पूर्व पद विभक्ति द्वारा जुड़ा हुआ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि शरणागत, शरणागत। इसका समास विग्रह हो जाएगा शरण को आगत। ऑप्शन नंबर तीसरा बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान न होकर दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की विशेषता बताई जाए वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि पीताम्बर, पीताम्बर का समास विग्रह होगा पीले हैं वस्त्र जिनके अर्थात विष्णु जी। चलिए अगला प्रश्न है, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? पहला प्रभाव जमाना, दूसरा पैसा इकट्ठा करना, तीसरा पैर जमाना, चौथा बैठ जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला प्रभाव जमाना। सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। और मुहावरा किसे कहते हैं? तो मुहावरा उस पदबंध या वाक्यांश को कहते हैं जिसका अर्थ शाब्दिक न होकर विलक्षण और लाक्षणिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, क्षुद्र का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? पहला क्षुद्र, दूसरा क्षुद्र, तीसरा छद, चौथा क्षुद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला क्षुद्र। चलिए अगला प्रश्न है, देख रावा मातही निज अद्भुत रूप अखंडा, रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्मंडा। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? रस बताना है। करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस या फिर शांत रस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा अद्भुत रस। विस्मयी दृश्यों के कारण जागृत आश्चर्य को अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव जो होता है विस्मय होता है। ऑप्शन पहला करुण रस। तो प्रिय व्यक्ति या वस्तु के नाश आदि के कारण हृदय में उत्पन्न शोक से जिस रस की निष्पत्ति होती है उसे करुण रस कहते हैं, और करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक होता है। ऑप्शन दूसरा वीर रस। युद्ध आदि साहसिक कार्य के लिए हृदय में उपस्थित उत्साह से जिस आनंद की सृष्टि होती है उसे वीर रस कहते हैं, और वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह होता है। देखिए ये वाला प्रश्न, हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। ये जो है 9 दिसंबर 2017 में जो MP पटवारी का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें पूछा गया था। तो ये वीर रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर चौथा शांत रस। संसार की असारता एवं नश्वरता के कारण चित्त में जागृत वैराग्य को शांत रस कहते हैं, और शांत रस का स्थायी भाव वैराग्य होता है। चलिए अगला प्रश्न है, लता भवन ते प्रकट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल विलगाई। अलंकार है, सही विकल्प चुनिए। तो अलंकार बताना है। श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार या फिर अनुप्रास अलंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, जानो, मानहू, जानो या फिर मनु, जनु, जानहू, मनहू, निश्चय, मेरे जान, ये सभी उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द होते हैं। ऑप्शन पहला श्लेष अलंकार। जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन तीसरा उपमा अलंकार। जहाँ एक ही वस्तु की समता दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन चौथा अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए अगला प्रश्न है,
उपयुक्त शब्द का विलोम चुनिए। यथार्थ का विलोम बताना है। काल्पनिक, मौलिक, तीसरा अनुदित, चौथा अयार्थ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, काल्पनिक। यथार्थ का विलोम काल्पनिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। पहला, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का आभास हुआ। दूसरा, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का ज्ञान हुआ। तीसरा, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ। चौथा, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद ही आनंद हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, मुझे इस कविता को पढ़कर आनंद का अनुभव हुआ। चलिए अगला प्रश्न है, माखन चोर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, बहुव्रीहि समास। माखन चोर में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह हो जाएगा माखन को चुराने वाला अर्थात कृष्ण जी। बहुव्रीहि समास क्या होता है? तो जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान न हो बल्कि तीसरे पद की विशेषता बताई जाए वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर पहला, तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द का उत्तर पद अर्थात अंतिम पद प्रधान हो तथा पूर्व पद किसी विभक्ति के द्वारा जुड़ा हुआ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा, द्वंद्व समास। जिस समासिक पद के दोनों पद प्रधान हो तथा संयोजक शब्द द्वारा जुड़े हुए हो वहाँ द्वंद्व समास होता है, जैसे कि भाई बहन। ऑप्शन नंबर तीसरा, कर्मधारय समास। जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पहला पद उत्तर पद की विशेषता बताता हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे कि नीलगाय। चलिए अगला प्रश्न है, बाढ़ और तालाब के भिन्न भिन्न अर्थ बताने वाले शब्द की सही जोड़ी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सर। सर, देखिए इस सर का मतलब होता है बाढ़ और इस सर का मतलब होता है तालाब। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें स्वर, मात्रा या फिर व्यंजन में थोड़ा सा अंतर होता है और इनका उच्चारण जो है लगभग एक जैसे होता है, लेकिन इनके अर्थ में परिवर्तन होता है और ऐसे शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जलवायु निम्न में से किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या फिर द्विगु समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, द्वंद्व समास। जलवायु में द्वंद्व समास है और इसका समास विग्रह होगा जल और वायु। द्वंद्व समास जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, समाहार द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास और इतरेतर द्वंद्व समास। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।